नमस्कार दोस्तों। स्टडी विद इंट्रोवर्ट में आपका स्वागत है। मैं इंट्रोवर्ट एक बार फिर आपके सामने एक आर ओ यूपी पीसीएस से रिलेटेड कुछ आपके सामने प्रीलिम्स फैक्ट जो है वो आपके सामने लेकर आया हूँ। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा ये सारे आपसे एग्ज़ाम से रिलेटेड फैक्ट्स हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। ठीक है, तो प्रीलिम्स फैक्ट कंपिलेशन, ठीक है, कंपिलेशन है ये और इसमें फैक्ट्स हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इम्पोर्टेंट फॉर यूपी पीसीएस 2024 प्री, आर ओ प्री 2024 के लिए। ठीक है, पार्ट 1 अभी हम लेकर आए हैं तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, सबसे पहले भाषा संबंधी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के बारे में समझते हैं। तो 21 जो है संविधान संशोधन जो 1967 में हुआ था, इसमें क्या हुआ था कि सिंधी भाषा को संविधान में शामिल किया गया था। फिर दूसरा जो संविधान संशोधन हुआ वो हुआ 71 संविधान संशोधन जो हुआ 1992 में। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा को शामिल किया गया था। ठीक है, तीसरा हुआ था 92 मतलब 92 संविधान संशोधन हुआ था जो 2003 में हुआ था। इसमें क्या था कि संथाली, बोडो, डोंगरी और मैथिली भाषा को शामिल किया गया था संविधान में। ठीक है, इन भाषाओं को संविधान संशोधन के अंतर्गत इन भाषाओं को शामिल किया गया था। अब प्रीलिम्स फैक्ट में अब क्या है, भारतीय राष्ट्र शास्त्रीय भाषाएं यानी क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया ये कौन कौन सी हैं कि सबसे पहले तमिल, तमिल जिसको मान्यता मिली थी 2004 में। उसके बाद में संस्कृत, संस्कृत को मान्यता मिली थी 2005 में। तेलुगु व कन्नड़ को 2008 में मान्यता मिली थी और मलयालम को 2013 में और उड़िया को मिली थी 2014 में। ठीक है, अब क्या है कि पंचायती राज से संबंधित जो महत्वपूर्ण समितियां हैं उनके बारे में समझते हैं। महत्वपूर्ण समितियां कौन सी हैं, आपको ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, ये हमारे नोट्स हैं। ठीक है, जो मैं तैयारी कर रहा हूँ उससे रिलेटेड मैंने जो नोट्स बनाए हैं और ये आगे भविष्य में आने वाले क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमने सोचा आपके साथ साझा करें। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है या कुछ आपको त्रुटि नज़र आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण समितियां, इसमें बहुत कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति जो 1957 में बनी थी, सादिक अली समिति जो बनी थी 1964 में और अशोक मेहता समिति बनी थी जो थी 1977 में। हनुमंत राव समिति बनी थी, वो बनी थी 1983 में। जीवी के राव समिति बनी थी 1985 में। एल.एम. सिंघवी समिति वो बनी थी 1986 में। और केंद्र राज्य संबंधी संबंधों पर सरकारिया आयोग जो बना था वो बना था 1988 में। ठीक है, ये डेट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, आने वाले क्या एग्ज़ाम्स में और पहले भी एग्ज़ाम्स में ये पूछी गई हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इन्हें आप एक बार जो है वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लें तो आपको जो है बहुत ही मदद मिलेगी आपको। ठीक है, अब समझते हैं पीके थंगुन समिति जो 1988 में बनी थी। हरलाल सिंह खर्रा समिति ये बनी थी 1990 में। ठीक है, ये समितियां कौन सी थीं, पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण समितियां रही। ठीक है, अब क्या है, पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन से हैं। जैसे पंचायती राज एक टॉपिक होता है, उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, पंचायती राज से संबंधित जो है उससे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन से हैं। आर्टिकल 243 डी ये है आरक्षण के लिए। ठीक है, आर्टिकल 243 आई ये है पंचायत के वित्त आयोग के लिए। आर्टिकल 243 के ये है निर्वाचन आयोग के लिए। देखिए आर्टिकल 243 जो है ना वो पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद है। ठीक है, आर्टिकल 245 जो 43 है ना वो पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, अब 243 में डी, आई, के, जेड, डी, जेड, ई ये जो जिन इनसे जो सब आर्टिकल हैं इनसे जो है
महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में, तो उनसे हम खोद के लाए हैं आपके लिए। आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी में, यूपी पीसीएस में और आरओ एआरओ एग्जाम्स में भी इनसे बहुत महत्वपूर्ण मदद मिलेगी आपको, ठीक है। आर्टिकल 243 जेड डी ये है जिला योजना समिति से संबंधित, और आर्टिकल 243 जेड ई ये है महानगरीय योजना समिति से, ठीक है। अब क्या है, पंचायती राज को अपनाने वाले राज्य जो सर्वप्रथम राज्य थे वो थे राजस्थान और आंध्र प्रदेश, ठीक है। 73rd संविधान संशोधन को अपनाने वाला प्रथम राज्य था वो था मध्य प्रदेश, ठीक है। पंचायती राज को जो है ऐड किया गया था किसमें, 73rd संविधान संशोधन में, ठीक है। अब वेदांत दर्शन में अनेक मतों पर विकास हुआ जो निम्न प्रकार है। वेदांत दर्शन, ठीक है, वेदांत दर्शन में अनेक मतों का विकास हुआ था जो निम्न प्रकार। मत कौन से थे, अद्वैतवाद जो इसके प्रवर्तक थे शंकराचार्य, विशिष्टा द्वैतवाद ये इनके प्रवर्तक थे स्वामी रामानुजाचार्य, ठीक है। और द्वैतावास क्या था, माध्यवाचार्य, ठीक है। और द्वैतवाद ये था निम्बकाचार्य व निम्बार्क, ठीक है। शुद्धाद्वैतवाद ये क्या था, इनके प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य, ठीक है। निम्बार्क जो थे सनक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। रामानुज जो है श्री संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। वल्लभाचार्य पुष्ट मार्ग के प्रवर्तक हैं। स्वामी हरिदास सखी संप्रदाय के सब प्रवर्तक हैं। और चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य जी के गुरु थे और वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय के आचार्य हैं, ठीक है। अब विजयनगर की यात्रा करने वाले प्रमुख विदेशी यात्री, विजयनगर की यात्रा करने वाले, ठीक है, यात्री कौन से थे, अबू अब्दुल्ला इब्ने बतूता इनको कहते हैं। ये मोरक्को देश के थे और शासक इसका था हरिहर फर्स्ट, ठीक है। निकोलो कॉन्टी ये थे इटली के, ये इनका शासक था देवराय फर्स्ट। अब्दुल रज्जाक ये फारस देश से आए थे और किस समय आए थे, शासक था देवराय सेकेंड। डोमिंगो पायस ये पुर्तगाल देश से आए थे और कृष्णदेव राव उस समय शासक थे, ठीक है। बारबोसा, ठीक है, ये पुर्तगाल के थे, कृष्णदेव राय उस समय शासक थे। नूनिज भी थे, पुर्तगाल से आए थे और अच्युतराय जो थे वो उस समय शासक थे। अब मौर्यकालीन न्यायालय के बारे में समझते हैं। मौर्यकालीन न्यायालय में जो था इस समय की न्यायपालिका है उससे अलग थी, ठीक है। इसमें मौर्यकालीन न्यायालय के बारे में समझते हैं। दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालय, ठीक है। दीवानी न्यायालय में क्या था कि धर्मस्थीय न्यायालय था और फौजदारी में कंटक शोधन न्यायालय था, ठीक है। व्यावहारिक दीवानी न्यायालय थी वो थी व्यवहारिक थी और फौजदारी में प्रतिष्ठा न्यायालय थी, ठीक है। और व्यवहारिक में मुख्य न्यायमूर्ति होते थे और प्रतिष्ठा में मुख्य न्यायमूर्ति होते थे, ठीक है। चाणक्य के अर्थशास्त्र में वर्णित 18 तीर्थ, ठीक है, जो महामात्र के नाम से जाने जाते हैं चाणक्य के अर्थशास्त्र में, ठीक है। उसमें क्या क्या कौन कौन से थे, प्रधानमंत्री और पुरोहित थे। समाहर्ता कौन होते थे, राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था, ठीक है। सन्निधाता कौन होता था, राजकीय कोषाध्यक्ष होता था। सेनापति होता था युद्ध विभाग का प्रधान। युवराज जो होता था वो राजा का उत्तराधिकारी होता था। प्रतिष्ठा क्या आता है, फौजदारी कंटक शोधन न्यायालय का न्यायाधीश होता था। नायक कौन होते थे, ये युद्ध में सेना का नेतृत्व करता था। कर्मांतिक कौन से होते थे, उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक, ठीक है। ये शब्द ऐसे हैं, ये जो पद हैं कर्मांतिक, प्रतिष्ठा, नायक, इनको ध्यान रखना है। ये जो थे मौर्य काल में बहुत ज़्यादा प्रचलित मतलब पद थे। व्यवहारिक कौन थे कि दीवानी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होते थे। मंत्रिमंडल अध्यक्ष होता था, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता था। दंडपाल कौन होता था कि सेना की सामग्री को एकत्रित करने वाला अधिकारी दंडपाल कहलाता था,
ठीक है। अंतपाल, अंतपाल क्यों कौन होता था? वो होता था सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक, ठीक है। दुर्गपाल, दुर्गपाल क्या होता था? देश के अंदर के दुर्गों का रक्षक होता था। नागरक, नागरक क्या कौन होता था? वो है नगर का प्रमुख अधिकारी। प्रशासता, प्रशासता कौन था? कि राजकीय आदेशों को लिपिबद्ध कराने वाला एवं राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी प्रशासता कहलाता था, ठीक है। दौबारिक, दौबारिक या द्वारपाल, द्वारपाल होता था राजमहलों की देख रेख करने वाला एक प्रमुख अधिकारी, ठीक है। अंतर्वैश्विक, अंतर्वर्षिक, राजा की अंगरक्षक सेना का प्रमुख अधिकारी, जो इस समय बॉडीगार्ड होते हैं उनका प्रमुख अधिकारी अंतर्वर्षिक कहलाता था, ठीक है। आटविक, आटविक जो होता था वो है वन विभाग का प्रधान अधिकारी, ठीक है। मौर्यकालीन प्रमुख अधिकारी जो अध्यक्ष होते थे वो कौन कौन से थे? ये है पण्याध्यक्ष, पण्याध्यक्ष कौन था? वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष। पौतवाध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष माप तौल का अध्यक्ष होता था। सुराध्यक्ष, सुराध्यक्ष कौन होता था? आबकारी विभाग का अध्यक्ष। सूनाध्यक्ष, सूनाध्यक्ष बूचड़ खाने का अध्यक्ष कहलाता था। विविताध्यक्ष, विविताध्यक्ष कौन था? चरागाहों का अध्यक्ष। अकराध्यक्ष, अकराध्यक्ष कौन होता था? खान विभाग का अध्यक्ष, ठीक है। ये सारे वर्ड्स, ये सारे पद, ये जो हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। विश्व के प्रमुख मरुस्थल कौन से हैं? ठीक है, प्रमुख मरुस्थल जो ज्योग्राफिक है उसके बारे में समझते हैं कि देश और क्षेत्र, ठीक है, और प्रमुख मरुस्थल ऐसे करके हम बताते हैं आपको, ठीक है। अरब प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप जो है रूब अल खाली, नेफ्ट, ये जो है रूबल खादी खादी रूबल खाली और नेफ्ट जो है प्रमुख मरुस्थल हैं अरब में, ठीक है। पूर्वी ईरान में दस्ते लूट प्रमुख मरुस्थल है। दक्षिणी ईरान में दस्ते कबीर, ठीक है। नामीबिया अफ्रीका का नामीब नामक मरुस्थल है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट सैंडी, सिम्पसन और गिब्सन नाम का मरुस्थल है। उत्तरी चिली का अटाकामा, ठीक है। कैलिफोर्निया अमेरिका का मोजावे मोहावे, ठीक है। चीन का तकला मकान, ये मरुस्थल है, ठीक है। एरिजोना, एरिजोना एवं कैलिफोर्निया यानी यूएसए का जो है वो है सोनोरन, ठीक है। वोत्सवाना यानी ये बोत्सवाना का जो है कालाहारी मरुस्थल है। मंगोलिया, मंगोलिया चीन का जो है गोबी मरुस्थल। तुर्कमेनिस्तान का है कुराकम मरुस्थल। अफ्रीका महाद्वीप का मरुस्थल है। अफ्रीका महाद्वीप में बहुत ज़्यादा मरुस्थल हैं, इनको याद करिएगा। कि सहारा मरुस्थल है, ये कहाँ कहाँ है? अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, मारिटानिया, नाइजर, ठीक है, सूडान, ट्यूनीसिया, मिस्र और मोरक्को, इन सब में जो है ये अफ्रीका महाद्वीप से एक ही मरुस्थल बनता है, कौन सा? सहारा, और ये इतने देशों को जोड़ता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होता है? तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ होती है, ठीक है। रेडियो वेव्स होती हैं, माइक्रोवेव होता है, अवरक्त वेव्स यानी इंफ्रारेड वेव्स होती हैं, दृश्य तरंग यानी विजुअल वेव्स होती हैं, पराबैंगनी तरंग यानी अल्ट्रावायलेट वेव्स, और एक्सरे वेव्स और गामा रेज, ठीक है। इनके बारे में समझते हैं, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंग यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। अब ऊर्जा आवृत्ति के घटते क्रम में कौन सबसे पहले आती है? गामा किरण, ठीक है। फिर आती है एक्सरे, फिर उसके बाद में आती है जो जिससे जैसे मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक जो होती है वो होती है गामा रेज, फिर उसके बाद में एक्सरे, फिर उसके बाद में अल्ट्रावायलेट, फिर उसके बाद में विजुअल वेव यानी दृश्य तरंग, फिर उसके बाद अवरक्त तिरंग यानी इंफ्रारेड, फिर होती है माइक्रोवेव, फिर उसके बाद में रेडियो वेव, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है वो होती है गामा रेज, और सबसे कम पावरफुल होती है वो होती है रेडियो वेव्स, ठीक है। अब हम विटामिन से संबंधित पढ़ते हैं। विटामिन कौन सी विटामिन से कौन सा रोग होता है उसके संबंधित पढ़ते हैं, ठीक है। तो विटामिन ए यानी जिसको वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल, ठीक है, इससे संबंधित रोग होता है कौन सा? रतौंधी और जीरोथैल्मिया, ठीक है, जीरोथैल्मिया, ये विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। विटामिन बी वन से इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है थायमिन, और इससे होता है बेरी बेरी,
विटामिन B2 से इसका जो साइंटिफिक नेम है यानी वैज्ञानिक नेम है वो है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन से एरिबोफ्लेविनोसिस है ना, ओष्ठ विदरण और किलोसिस नामक के रोग होते हैं। विटामिन B3 इसको वैज्ञानिक नेम है नियासिन और इससे पेलाग्रा नामक रोग होता है। विटामिन B5 इसका वैज्ञानिक नेम है पेंटोथेनिक एसिड और इससे पेरेस्टेसिया नामक रोग होता है। विटामिन B6 इसका वैज्ञानिक नेम है पायरोडॉक्सिन और इससे रोग होता है एनीमिया। विटामिन B7 इसका वैज्ञानिक नेम है बायोटीन और इससे रोग होता है त्वचा शोथ या आंत्र शोथ। ठीक है। विटामिन B9 इसका जो साइंटिफिक नेम है फॉलिक एसिड और इससे रिलेटेड जो रोग होता है वो होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है। और विटामिन B12 इसका साइंटिफिक नेम है साइनोकोबालामिन। ठीक है। इससे जो रोग होता है, संबंधित रोग होता है वो होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है। अब विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है स्कारबिक एसिड और इससे रिलेटेड होता है कौन सा रोग है, स्कर्वी और मसूड़ों की सूजन। ठीक है। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम है कैल्सीफेरोल और इससे संबंधित रोग होता है रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है। विटामिन ई का जो साइंटिफिक नेम है वो है टोकोफेराल और इससे जो संबंधित रोग होता है, इससे अगर विटामिन ई की कमी है तो आपको कम प्रजनन क्षमता होगी। ठीक है। विटामिन के का जो साइंटिफिक नेम है वो है फाइलोक्विनोन। ठीक है, फाइलोक्विनोन। और इससे रिलेटेड जो रोग होता है वो होता है रक्त का थक्का ना जमना, यानी जो ब्लड होता है उसमें थक्के नहीं जमते हैं। अगर आपका कट गया तो ब्लड बहना जो है जल्दी रुकता नहीं है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं प्रमुख पादप हार्मोन्स। ठीक है, यानी प्लांट हार्मोन्स जो वृद्धिवर्धक और वृद्धिरोधक के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो वृद्धिवर्धक जो होता है वो होता है ऑक्सिन और वृद्धिरोधक होता है इथाइलिन। ठीक है, वृद्धिवर्धक पहले हार्मोन्स पढ़ते हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिक एसिड और साइटोकाइनिन। ठीक है, और वृद्धिरोधक जो होते हैं वो हैं इथाइलिन और एब्सिक एसिड। ठीक है। अब शतपथ ब्राह्मण में वर्णित वारा रत्नी जो मतलब हम नवरत्न पढ़े हैं, अब हम लोगों को पढ़े, हम बताते हैं आपको 12 रत्नी जो शतपथ ब्राह्मण में वर्णित हैं। ठीक है। अब पुरोहित किसको कहते थे, राजा का प्रमुख परामर्श दाता जो होता था वो कहलाता था पुरोहित। सेनानी जो होता था वो सेना का प्रमुख होता है। ग्रामीण मतलब ग्राम का मुखिया। महिषी मतलब राजा की पत्नी जो पटरानी होती है वो। बावाता यानी राजा की प्रिय रानी। और परिवृत्ति यानी उपेक्षित रानी। सूत यानी रथ सेना का नायक। संग्रहीता यानी कोषाध्यक्ष। भागदूत यानी कर एकत्र करने वाला अधिकारी। अक्षावाप यानी लेखाधिकारी। पालागल यानी विदूषक। छता यानी प्रतिहारी या दौबारिक। ठीक है। अब पर्यावरण संबंधी महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो होते हैं, एक्ट जो होते थे वो कौन कौन से हुए हैं पहले से, ठीक है, उनके बारे में समझते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यानी डब्ल्यूपीए आया है, एक्ट जो है वो हुआ है 1972 में। जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का अधिनियम जो है वो 1974 में लागू हुआ। ठीक है। वन संरक्षण अधिनियम जो है वो 1980 में आया। वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम जो आया है वो आया है 1981 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो आया है वो आया है 1986 में। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम वो आया 2001 में। जैविक विविधता अधिनियम आया है वो आया है 2002 में। ठीक है। अब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो डब्ल्यूपीए है के तहत बने वैधानिक निकाय कौन से हैं, ठीक है, जो वन्य जीव संरक्षण डब्ल्यूपीए के तहत जो बने वैधानिक निकाय हैं उनके बारे में समझते हैं। तो राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड जो 2003 में बना, इसमें क्या है कि प्रधानमंत्री इसके जो है पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। पर्यावरण, वन, जलवायु और परिवर्तन मंत्री बोर्ड के उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण बना है वो बना है 1992 में। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो वो बना है 2007 में।
इसके तहत वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के तहत जो काला हिरण का जो एक्सीडेंटल हुआ था, जो सलमान खान के ऊपर लगाया था, उन्हें जेल भी हुई थी। ठीक है, इसी के तहत हुआ था, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो ने करा था उनके ऊपर केस। ठीक है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, बाघ जो है हमारा राष्ट्रीय पशु है, ठीक है, उसका संरक्षण प्राधिकरण बना है, वो बना है 2005 में। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री एनटीसीए का अध्यक्ष होता है। ठीक है, केंद्रीय सरकार एनटीसीए की सिफारिशों पर किसी क्षेत्र को बाघ अभयारण्य घोषित करती है। ठीक है, अब क्या है कि जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का अधिनियम जो 1974 के तहत स्थापित निकाय, ठीक है, इसमें क्या करा था, केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी बनाया गया था, वो बनाया था 1974 में। ठीक है, अब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 के तहत स्थापित निकाय कौन कौन से हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति, ठीक है, केंद्रीय भूजल यानी CGWB का जो है वो किया गया था, स्थापित किया गया था। ठीक है, वो क्या था कि 1970 में स्थापित किया गया। पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र ECESZ की घोषणा करी गई थी। ठीक है, इसके तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत 1986 में। ठीक है, अब क्या है कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत स्थापित निकाय कौन सा था, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी BEE जो 2002 में स्थापित किया गया था। ठीक है, जैविक विविधता अधिनियम के तहत क्या था कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA की स्थापना करी गई थी 2003 में, जिसका मुख्यालय जो है वो है चेन्नई में। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है, NGT जो है इसकी स्थापना 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम के तहत की गई। यह एक वैधानिक निकाय है, भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश है, और किसी अन्य देशों में नहीं है। ठीक है, ये 2010 में NGT की स्थापना करी गई थी। ठीक है, कर्नाटक युद्ध, जो कर्नाटक युद्ध है उसके बारे में समझते हैं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, वो हुआ था 1746 से 1748 के बीच में, और इनमें क्या हुआ था कि एक्स ला सापेल की संधि हुई थी। मद्रास को अंग्रेजों को वापस कर दिया गया था। मद्रास समझ रहे, चेन्नई उस समय मद्रास के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ था कि जो हुआ 1749 से लेकर 1754 तक, ठीक है, यह अनिर्णित रहा, इसमें कोई निर्णय नहीं निकला। ठीक है, तृतीय कर्नाटक युद्ध जो 1758 से 1763 तक हुआ, इसमें क्या हुआ था कि पेरिस की संधि हुई और पौंडीचेरी फ्रांसीसियों को वापस कर दिया गया था। ठीक है, वांडीवास का निर्णायक युद्ध कब हुआ था, ये हुआ था 22 जनवरी 1760 को तमिलनाडु में वांडीवास यानी वंदवासी में लड़ा गया था। इस समय जो है वो वांडीवास जो है वंदवासी के नाम से जाना जाता है। फ्रांसीसियों के ऊपर अंग्रेजों की निर्णायक जीत हुई थी। ठीक है, अंग्रेजों का नेतृत्व सर आयरकूट तथा फ्रांसीसियों का नेतृत्व काउंट डी लैली द्वारा किया गया था। ठीक है, एंग्लो मैसूर युद्ध कौन सा है कि इसमें प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध जो है वो 1767 से 1769 के बीच में लड़ा गया। इसमें क्या हुआ, हैदर अली विजयी रहे और इसमें मद्रास की संधि हुई। बंगाल के गवर्नर जनरल हैरी वेरलस्ट के समय में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध में क्या हुआ था कि मैंगलोर की संधि हुई और गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के समय पे ये युद्ध किया गया था। ठीक है, तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध 1790 से 1792 तक चला। श्रीरंगपट्टम की संधि हुई। अंग्रेजों ने मैसूर के लगभग आधे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। टीपू पर 3 करोड़ रुपए का युद्ध क्षति भुगतान लगाया था अंग्रेजों ने। ठीक है, इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ठीक है, चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध जो था वो 1799 में लड़ा गया था। इसमें टीपू की मृत्यु हो गई थी। मैसूर पर सहायक संधि थोप दी गई थी और यह लॉर्ड वेलेस्ली के समय लड़ा गया था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं चेंगम की लड़ाई।
उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। चेंगम, चेंगम की लड़ाई, जिसे चंगामा की लड़ाई से जाना जाता है, प्रथम प्रथम आंग्ल मैसूर मतलब एंग्लो मैसूर की युद्ध का हिस्सा थी ये, ठीक है। 1767 में हुई थी। पोलीलूर का युद्ध ये 1780 में हुआ। टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को पराजित किया था इस समय, ठीक है। पोर्टो नोवो का युद्ध ये 1781 में हुआ था। इस समय क्या हुआ था कि हैदर अली और सर आयरकूट के बीच सर आयरकूट की जीत हुई थी। इसने सर आयरकूट ने हैदर अली को हरा दिया था, ठीक है। यह लड़ाई द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध का हिस्सा थी, ठीक है। शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान, अष्टप्रधान जो शिवाजी का दरबार था उसमें अष्टप्रधान के बारे में समझते हैं। इसमें क्या था कि पेशवा, पेशवा कौन था कि राजा का प्रधानमंत्री होता था, ठीक है। ये जो बाजीराव मूवी में इसको दिखाया गया, पेशवा, पेशवा बाजीराव, ठीक है। वो कौन थे कि राजा का प्रधानमंत्री थे, ठीक है। आमत्य अथवा मजूमादार, ठीक है। इसमें क्या, इसको क्या बोलते थे कि वित्त मंत्री एवं राजस्व मंत्री, जिनको जो है आमत्य वो अमात्य एवं मजमादार जिनको नाम से जानते थे, ठीक है। वाकिया नवीस या मंत्री राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की प्रतिदिन कार्यवाहियों का विवरण रखता था, ठीक है। सचिव अथवा शुरुनवीस राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखते थे। सुमंत और या दबीर जो थे विदेश मंत्री के नाम, विदेश मंत्री जो होते हैं उन्हें सुमंत या दबीर कहा जाता था, ठीक है। सेनापति या सरे नौबत, इनको क्या, ये कौन होते थे, ये होते थे कि सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि का प्रबंध करना इनका काम था, ठीक है। पंडित राव, पंडित राव विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाना, ठीक है। न्यायाधीश जो मुख्य न्यायाधीश होते थे उनको न्यायाधीश कहा जाता था। भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की वनस्पति यानी वेजिटेशन के बारे में समझते हैं। उस समय जैसे मतलब आज भी यही भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जो वनस्पतियां होती हैं उनके बारे में हम समझते हैं, वनस्पति प्रकार और क्षेत्र, ठीक है। मैक्विस, मैक्विस जो होती है भूमध्य सागरीय सागरीय तट पे मैक्विस वनस्पति प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। फैनवास, फैनवास जो होती है वो दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। चैपरल, चैपरल कैलिफोर्निया में पाई जाती है। माटोरल जो होता है वो चिली में पाई जाती है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रमुख अभिलेख एवं संबंधित शासक। अभिलेख और शासक के बारे में समझते हैं, ठीक है। हाथी गुम्फा अभिलेख, ये कौन था, कलिंग नरेश खारवेल शासक थे, ठीक है। अहोल अभिलेख, अभिलेख अहेल अहोल, ठीक है, ये थे पुलकेशिन सेकंड, ठीक है। नासिक अभिलेख ये लिखा था किसने, गौतमी वल्सरी। जूनागढ़ अभिलेख ये लिखा रुद्रदामन, रुद्रदामन ने, ठीक है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख ये लिखा है समुद्रगुप्त ने। मंदसौर अभिलेख ये लिखा मालवा नरेश यशोवर्मन ने। ग्वालियर अभिलेख ये प्रतिहार नरेश भोज ने लिखा है। देवपाड़ा अभिलेख ये लिखा बंगाल शासक विजयसेन ने। भितरी व जूनागढ़ अभिलेख ये लिखा स्कंदगुप्त ने, ठीक है। अब हम प्रमुख वक्र यानी जो कर्व है उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। लॉरेंज वक्र, लॉरेंज वक्र क्या होता है कि आय की विषमता को प्रदर्शित करता है, ठीक है। कुजनेटस, कुजनेट्स वर्क वक्र, कुजनेट्स वक्र जो होता है आर्थिक विकास के बढ़ने पर शुरू में आर्थिक असमानता बढ़ती है और एक बिंदु के बाद असमानता घटने लगती है। यह उल्टे यू के आकार का होता है, उसे कहते हैं कुजनेट्स वक्र, ठीक है। लाफर वक्र, लाफर वक्र क्या होता है कि कर की दर और कर राजस्व के बीच संबंध की व्याख्या करता है, यू के आकार का होता है ये भी, ठीक है। फिलिप्स वक्र बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के दरों के बीच व्युत्क्रमानी संबंध को प्रदर्शित करता है, फिलिप्स वक्र, ठीक है। गिनी गुणांक, गिनी गुणांक यानी गिनी कॉफिशिएंट, इनको ये क्या होता है, ये होता है आर्थिक असमानता के मापन की विधि को गिनी गुणांक कहते हैं। गिनी गुणांक का अधिकतम मूल्य 1 तथा न्यूनतम मूल्य 0 होता है, जहां 0 का अर्थ पूर्ण समानता से है और 1 का अर्थ पूर्ण असमानता से है, ठीक है। प्रमुख पर्वतमाला एवं उनकी लंबाई के बारे में समझते हैं। नेक्स्ट जो फैक्ट है उसके बारे में, अब यह है कि पर्वतमाला और लंबाई, ठीक है। एंड सबसे ऊंची जो पर्वतमाला है वो है
वो सबसे लंबी पर्वतमाला है वो है एंडीज पर्वतमाला, इसकी लंबाई है 7,000 किलोमीटर। ठीक है। रॉकी पर्वतमाला, इसकी लंबाई है 4800 किलोमीटर। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इसको कहते हैं, इसकी लंबाई है 3500 किलोमीटर। कुनलुन पर्वतमाला ये है 3000 किलोमीटर। और यूराल पर्वतमाला, एटलस पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला, इसकी लंबाई है कितनी, 2500 किलोमीटर। ग्रेट बैरियर रीफ, रीफ, ठीक है, इसकी लंबाई है 2300 किलोमीटर। ठीक है। अब नेक्स्ट फैक्ट के बारे में पढ़ते हैं, सल्तनत कालीन प्रशासनिक विभाग। ठीक है, सल्तनत कालीन। अब सल्तनत कालीन में सबसे पहले हम सब पढ़ते हैं विभाग जो संबंधित क्षेत्र हैं और उनके शासक, उनके बारे में समझते हैं। दीवाने अर्ज यानी जो सैन्य विभाग होता था वो किसके समय पे होता था, बलबन के उस समय शासक होते थे। ठीक है। दीवाने मुस्त खराज जो राजस्व विभाग होता था उस समय अलाउद्दीन खिलजी शासक होते थे। उस समय दीवाने मुस्त खराज जो राजस्व विभाग का नाम होता था वो होता था दीवाने मुस्त खराज। ठीक है। बाजार नियंत्रण विभाग को कहते थे दीवाने रियासत, ये अलाउद्दीन खिलजी के समय पे। ठीक है। कृषि विभाग को दीवाने अमीर कोही, ठीक है, ये होता था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। ठीक है। दान विभाग दीवाने खैरात, ये फिरोज तुगलक के समय पे। और दास विभाग दीवाने बंदगान जो होते थे फिरोज तुगलक के समय पे, ये मतलब दान विभाग और दास विभाग के नाम से दीवाने खैरात और दीवाने बंदगान के नाम से जानते हैं। ठीक है। अन्य विभाग जो नेक्स्ट फैक्ट है, अन्य विभाग में क्या है कि दीवाने रिसालत। ठीक है। दीवाने रिसालत किसको कहते थे, वो कहते थे धार्मिक मुद्दों से संबंधित, विदेशी मामलों की देखरेख से संबंधित दीवाने रिसालत कहलाता था। दीवाने इंसा, दीवाने इंसा में क्या है, सरकारी पत्र व्यवहार व्यवहार से संबंधित होते थे। दीवाने वजारत, दीवाने वजारत हैं वित्तीय मामलात से संबंधित राजस्व विभाग। ठीक है। सराय ए अल अदल, ऐसा बाजार जहाँ पर वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक जलाने का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थीं, उसको कहते थे सराय अदल। जो आज का बाजार है इसको उस समय पे सराय अदल के नाम से जानते थे। अमीर ए बहर, अमीर ए बहर क्या होता था, वो जल बेड़े का प्रधान अधिकारी होता था, उसको कहते थे अमीर ए बहर। बरीद ए मुमालिक, बरीद ए मुमालिक कौन होता था, वो होता था गुप्तचर विभाग का प्रमुख। ठीक है। गुप्तचर जो मतलब सारी सूचनाएं चुपचाप इधर उधर से सूचनाएं प्राप्त करता था और अपने राजा को देता था आके, उसको कहते थे गुप्तचर। ठीक है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट है कि कालिदास की प्रमुख रचनाएं, रचनाएं जो, ठीक है, तो उनके प्रमुख नाटक हैं। नाटक कौन कौन से हैं, मालविका, मालविकाग्नि मित्रम, ठीक है, अभिज्ञानम, अभिज्ञान शाकुंतलम, और विक्रम मौर्य वीर, मौर्य मौरवर्षियम। ठीक है, विक्रमो वर्षियम। ठीक है, ये नाटक थे इनके कालिदास के। महाकाव्य कौन से हैं, महाकाव्य हैं रघुवंशम और कुमार संभवन मम। ठीक है। खंड काव्य हैं मेघदूतम और ऋतुसंहार। ठीक है। ये क्या है, इसमें जानने वाली बात यह है कि मालविकाग्नि मित्रम कालिदास की पहली रचना है, जबकि अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो दूसरी रचना है। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है ये है कि संगमकालीन ग्रंथ, संगमकालीन ग्रंथ के बारे में समझते हैं। संगमकालीन ग्रंथ जो है, ग्रंथ हैं जो किस विषय पे आधारित हैं, उनके प्रमुख लेखक कौन से हैं वो हम बताते हैं आपको। ठीक है। व्याकरण, व्याकरण को कहते थे, व्याकरण जो है वो आता था तोल्काप्पियम ग्रंथ में, और इसके लेखक थे तोल्काप्पियर। ठीक है। प्रेम कथा, प्रेम कथा जो विषय है वो आता था शिल्पाधिकारम ग्रंथ में, और इसके लेखक हैं इलिंगो अडिगल। ठीक है। दर्शन जो विषय है वो आता है तिरुक्कुरल, तिरुक्कुरल नामक ग्रंथ में, और इसके लेखक हैं तिरुवल्लुवर। ठीक है। वणिक कथा, वणिक कथा है वो मणिमेखले ग्रंथ में आता है, इसके लेखक हैं शीतले सत्तनार। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट में क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार जो अनुच्छेद 131 के अंतर्गत आता है, इसके बारे में हम समझते हैं
कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जो विवाद होता है और उन विवाद मामले इसमें आते हैं। ठीक है, देश में राज्य सरकारों के बीच विवाद होता है, वो भी अनुच्छेद 131 के अंतर्गत आते हैं। नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लागू करने से संबंधित मामले जो होते हैं वो अनुच्छेद 131 में आते हैं। देश के भीतर आपराधिक या दीवानी मामलों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के से संबंधित जो मामले होते हैं वो आते हैं अनुच्छेद 131 में। ठीक है, क्षेत्रीय अदालतों से उच्च न्यायालयों में मामलों का स्थानांतरण होता है, वो भी अनुच्छेद 131 के अंतर्गत आता है। कुछ मामलों से संबंधित विभिन्न प्रकार की रिट, आदेश या निर्देश जारी करना जो होता है वो भी आता है किसमें, अनुच्छेद 131 में। ठीक है, अब क्या है कि नेक्स्ट फैक्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्ट क्या है कि मध्य पाषाण काल में कौन कौन से हैं कि पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। इसमें आदमगढ़ यानी जो मध्य प्रदेश में मिला है पशुपालन के साक्ष्य, बागोर जो राजस्थान में है उसमें पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अस्थि निर्मित उपकरण, जो अस्थि मतलब अस्थियों द्वारा, हड्डियों द्वारा जो उपकरण बनाए जाते थे उस समय मध्य पाषाण काल में। ठीक है, वो कहाँ पे मिले हैं, वो हैं सराय नाहर राय में मिले हैं और मदहा में मिले हैं इससे उपकरण। इससे पता चलता है कि अस्थि निर्मित उपकरण जो है मध्य पाषाण काल में उपयोग होते थे और पशुपालन भी उस समय किया जाता था। ठीक है, अब नेक्स्ट फैक्ट पढ़ते हैं कि अकबर के द्वारा किए गए प्रमुख कार्य, किए गए प्रमुख कार्य। तो अकबर ने बहुत से काम किए हैं जिसके बारे में समझते हैं कि उसने क्या करा। सबसे पहला काम दास प्रथा का अंत करा, जो किया 1562 में। ठीक है, दास प्रथा का अंत किया है। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, जो तीर्थ यात्रा करने जाते थे तीर्थयात्री उन पे जो कर लगता था उसकी समाप्ति अकबर ने की है और इस कर की समाप्ति करी थी 1563 में। ठीक है, जजिया कर की समाप्ति अकबर ने की थी, ये करी थी 1564 में। ठीक है, राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित की थी। सबसे पहले भारत की राजधानी आगरा थी, उसको फतेहपुर सीकरी में स्थानांतरित किया था, वो किया था 1571 में। इबादत खाना का निर्माण किया था 1575 में। इबादत खाने का द्वार सभी धर्मों के लिए खोला था उसने 1978 में। ठीक है, मजहर की घोषणा करी थी, वो 1579 में करी थी। आईने दहशाला की स्थापना करी थी अकबर ने, वो करी थी 1580 में। इबादत खाना बंद कर दिया उसने 1582 में। दीन इलाही की स्थापना करी थी 1582 में। ठीक है, अकबर ने बहुत अच्छे काम किए थे। जजिया कर की जो समाप्ति करी थी और तीर्थ यात्रा की समाप्ति करी, दास प्रथा का अंत करा था, ये अकबर ने बहुत अच्छे कार्य किए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट फैक्ट है कि भारत में प्रमुख प्रवाल भित्तियाँ यानी कोरल रीफ्स कौन से हैं उसके बारे में समझते हैं। तो प्रवाल भित्तियाँ हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है, लक्षद्वीप समूह में है, मन्नार की खाड़ी में और कच्छ की खाड़ी में। ठीक है, ये हैं कोरल रीफ्स, इनको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट, विश्व के घास प्रदेश यानी ग्रासलैंड्स ऑफ वर्ल्ड, ग्रासलैंड्स ऑफ वर्ल्ड के बारे में समझते हैं कि उष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश जो हैं वो हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। वो कहाँ हैं, सवाना जो है वो पाया जाता है। सबसे बड़ा है ये घास प्रदेश, वो है अफ्रीका में। लानोस है वेनेजुएला में। कंपास दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील में है और पार्कलैंड जो है वो दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, शीतोष्ण घास प्रदेश, ठीक है, शीतोष्ण घास प्रदेश यानी टेम्परेट ग्रासलैंड, ये इसमें आता है। पंपास जो अर्जेंटीना में है। प्रेरीज जो है वो है उत्तर अमेरिका में। डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया में। वेल्ड जो कि दक्षिण अफ्रीका में। स्टेपीज यानी यूरेशिया में है। पुस्टाज जो हंगरी में है। कैंटरबरी जो है न्यूजीलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी का विजय अभियान। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का जो विजय अभियान है उसके बारे में समझते हैं। उसने कितने युद्ध जीते, कितने युद्ध लड़े, किससे क्या करा, कब क्या किया। ठीक है, उसके बारे में समझते हैं। तो कौन से राज्य और किस वर्ष में उसने किस शासक को हराया उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, अलाउद्दीन ने जो है गुजरात में 1299 में कर्णदेव को हराया था। फिर रणथंभौर जो में 1301 में हमीर देव को हराया था। चित्तौड़ में
चित्तौड़ में जो था वो 1303 में रतन सिंह को, महाराजा रतन सिंह को हराया था। इसकी मूवी भी आई हुई है। इन्हीं सब युद्ध और ये जो मतलब पराक्रम जो राजा लड़ते थे और युद्ध होते थे, उन पे आज बॉलीवुड में मूवी बन रही हैं। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के नाम से वो पद्मावत के नाम से एक मूवी बनाई गई है। उसमें जो अलाउद्दीन खिलजी और राजा रतन सिंह के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये है चित्तौड़ में लड़ाई लड़ी थी 1303 में, रतन सिंह को हराया था। ठीक है, देवगिरी, देवगिरी में 1306 और 1307 में 1306 से लेकर 1307 तक युद्ध हुआ था। और इसमें शासक थे रामचंद्र देव। उन्हें जो है अलाउद्दीन खिलजी ने हराया था। ठीक है, 1308 में वारंगल में प्रताप रुद्रदेव को हराया था। ठीक है, 1310 में द्वार समुद्र जो जगह है उसमें वीर भल्लाल को हराया था। ठीक है, 1100 मतलब 1311 में मदुरा डिस्ट्रिक्ट में वीर पंड्या को हराया था। ठीक है, अब इसमें क्या है, नोट करने वाली बात है कि प्रसिद्ध सूफी कवि अमीर खुसरो चित्तौड़ पर युद्ध के समय अलाउद्दीन के साथ थे। ठीक है, प्रसिद्ध सूफी कवि जो अमीर खुसरो हैं, वो चित्तौड़ में जब युद्ध हुआ था उस समय राजा थे रतन सिंह, उस समय जो है अलाउद्दीन खिलजी के साथ में थे। ठीक है, इस जीत के बाद चित्तौड़ किले का नाम खिजराबाद रख दिया गया था। ठीक है, अलाउद्दीन को वारंगल राज्य से कोहिनूर हीरा उपहार में मिला था। जब वारंगल राज्य से जीते थे, यानी प्रताप रुद्रदेव को हराया था उन्होंने, अलाउद्दीन खिलजी ने, तब इन्हें जो है कोहिनूर का हीरा उपहार में मिला था। ठीक है, अब जो है हम नेक्स्ट फैक्ट पढ़ते हैं। उसमें क्या है कि ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? यह है ऋग्वेद में आते हैं ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण। ठीक है, अब यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण आते हैं। सामवेद में पंचविश ब्राह्मण होते हैं और अर्थवेद में गोपथ ब्राह्मण का जिक्र किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट फैक्ट क्या है कि वेद की शाखाएं कौन सी हैं? ऋग्वेद में साकल, वाल्खिल्य और वास्कल शाखाएं हैं। यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, और शुक्ल यजुर्वेद में काम और कपिष्ठल जो है इसकी शाखा है। कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तिरीय, काठक और माध्यान्दिन और मैत्रायणी जो है इसकी शाखा है। सामवेद में कौथमीय, राणायनीय और जैमिनीय शाखाएं हैं। ठीक है, अर्थवेद में पिप्लाद और शौनक इनकी शाखाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट में क्या है कि उपवेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद है वो है धनुर्वेद, और सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, और अथर्ववेद का उपवेद है वो है शिल्प वेद। ठीक है, अब इसमें नोट करने वाली बात है कि चरणव्यूह ने ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद को माना है, जबकि सुश्रुत ने आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद माना है। ठीक है, इसमें ये एक्सेप्शन है। ठीक है, अपवाद है कि जो ऋग्वेद को जो चरणव्यूह जो थे, उन्होंने ऋग्वेद का उपवेद जो है आयुर्वेद को माना है, जबकि सुश्रुत ने आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद माना है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है कि विभिन्न देशों के लिए देशों से लिए गए प्रावधान क्या है? जो मतलब हमारा क्या संविधान बना हुआ है ना, वो कौन से देशों से क्या लिया गया है? ठीक है, इसके बारे में समझते हैं कि ब्रिटेन से संसदीय सरकार जो हमारे भारत में है वो ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, कानून का शासन लिया गया है, विधायी प्रक्रिया ली गई और एकल नागरिकता ली गई है। ठीक है, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार रिट, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीय विधायिका यानी राज्यसभा और विधानसभा जो विधायिका है वो जो है ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना, उपराष्ट्रपति का पद और उद्देशिका का विचार जो है वो अमेरिका से लिया गया है। ठीक है,
अब हम कनाडा से क्या लिया है, कनाडा से एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, यानी केंद्र राज्य संबंध जो है वो कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ठीक है। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति करना, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, वो कनाडा से लिया गया है। राष्ट्रपति के विचारा विचारार्थ जो है राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये सब कनाडा से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया उद्देशिका की भाषा, समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब आयरलैंड से क्या लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत जो है वो आयरलैंड से लिए गए हैं। राज्यसभा के सदस्यों का राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन वो आयरलैंड से लिए गए हैं, और राष्ट्रपति के चुनाव की विधि जो है वो भी आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है। सोवियत संघ से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना में वर्णित न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय हैं प्रस्तावना में वर्णित, वो सोवियत संघ से लिया गया है, ठीक है। जापान, जापान जो है जापान से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो जापान से ली गई है। जर्मनी से आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन हो जाता है, वो जर्मनी से लिया गया है। फ्रांस से गणतंत्र लिया गया है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता ली गई है, समानता और बंधुत्व के आदर्श लिए गए हैं, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट फैक्ट क्या है, उपनिषद काल के प्रमुख दार्शनिक राजा, ठीक है, दार्शनिक राजा के बारे में समझते हैं। विदेह, विदेह के जनक जो थे वो उपनिषद काल के प्रमुख दार्शनिक राजा थे। कैकेय के अश्वपति, काशी के अजातशत्रु, पांचाल के प्रवाहन जाबाली, कुरु जो राजधानी आसंदिवत के उद्दालक आरुणि, ठीक है, उद्दालक आरुणि, ये जो हैं दार्शनिक राजा थे उपनिषद काल के, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट क्या है, संविधान की अनुसूचियाँ, अनुसूचियाँ पहले समझते हैं, ठीक है। एक वीडियो में आपको इतना मिल जाएगा जितना आप जो है पूरे 50 वीडियो आप देखेंगे तब भी आपको इतना नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें बस, ठीक है। आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। संविधान की अनुसूचियाँ पढ़ते हैं कि पहली अनुसूची में क्या है कि देश और 28 राज्यों का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची में शपथ संबंधित उल्लेख है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। छठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजातीय प्रशासन है। सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा है, ठीक है। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधित उल्लेख है। 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधित प्रावधान, ये 52वां संशोधन जो 1985 में हुआ था उसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों का प्रावधान है जो 73वां संशोधन जो 1992 में हुआ था उसके तहत जोड़ा गया है। 12वीं अनुसूची में क्या है कि निकाय चुनाव, नगर निकायों का प्रावधान है जो 74वां संशोधन 1992 में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट में क्या है कि प्रमुख संविधान संशोधन, संविधान संशोधन कौन सा है। प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ है वो हुआ 1951 में, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है। 7वां संविधान संशोधन हुआ है वो हुआ है 1956 में, जो जिसमें लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई थी। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया था। हाई कोर्ट जो बनता है उसमें 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होना चाहिए, ठीक है। 31वां संविधान संशोधन जो 1972 में हुआ था जिसमें लोकसभा में सीटें 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी, ठीक है। 36वां संविधान संशोधन जो 1975 में हुआ जिसमें सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया। 38वां संविधान संशोधन जो 1975 में हुआ, न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन किया गया इसमें।
39वां संविधान संशोधन जो 1975 में हुआ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती, इसके मतलब इसमें जो है जोड़ा गया संविधान संशोधन में। ठीक है। 52वां संविधान संशोधन जो 1985 में हुआ, इसमें क्या हुआ, दल बदल विरोधी कानूनों का प्रावधान हुआ, नई 10वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। ठीक है, 52वें संविधान संशोधन में। 58वां संविधान संशोधन जो 1987 में हुआ, इसमें क्या है कि संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को प्रकाशित करने हेतु इसमें संशोधन किया गया। ठीक है। 61वां संविधान संशोधन जो है वो 1989 में हुआ। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है। 69वां जो संविधान संशोधन जो कि 1991 में हुआ कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का विशेष दर्जा दिया गया। ठीक है। अब 70वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ, इसमें क्या है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए पांडिचेरी और दिल्ली विधायिका के सदस्यों को निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है। 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में फिर से हुआ, उसमें क्या है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक है। 74वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ, इसमें क्या है कि शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक है। 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ, इसमें प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। ठीक है। 89वां संविधान संशोधन जो हुआ वो 2003 में हुआ, इसमें क्या है कि अनुच्छेद 338A के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का गठन किया गया। ठीक है। अब क्या है, 91वां जो संशोधन है वो 2003 में हुआ। इसमें क्या है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या में के 15% से अधिक नहीं होगी, प्रधानमंत्री सहित। ठीक है। 97वां जो संशोधन हुआ वो 2011 में हुआ, इसमें सहकारी समितियों का गठन हुआ। ठीक है। 100वां संशोधन जो 2015 में हुआ, जिसमें भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा का समझौता हुआ। 101वां जो संशोधन हुआ जो 2016 में, उसमें क्या हुआ कि जीएसटी को जोड़ा गया। ठीक है। 102वां जो संशोधन हुआ है वो 2018 में हुआ। इसमें क्या किया गया, इसमें है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है। 103वां जो संविधान संशोधन है वो 2019 में हुआ। इसमें क्या हुआ कि EWS नामक जाति को जोड़ा गया और इसमें क्या है कि उसको 10% आरक्षण दिया गया। ठीक है। 104वां जो संशोधन हुआ वो 2020 में हुआ। इसमें क्या है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC और ST के लिए सीटों की समाप्ति की समय सीमा 70 साल से बढ़ाकर 80 साल कर दी गई। ठीक है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटें जो हैं वो हटा दी गई। इसमें एंग्लो इंडियन की जो 2 सीटें थीं, इसमें 2 एंग्लो इंडियन की जो सीटें होती हैं उनको हटा दिया गया। ये कब हुआ, 104वां जो संशोधन हुआ 2020 में, उसके तहत हुआ। ठीक है। 105वां जो संशोधन हुआ वो 2021 में हुआ। इसमें क्या किया गया, इसमें हुआ है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को मतलब ECBC वो SEBC की सूची तैयार करने वाले राज्य सरकारों की शक्ति बहाल की गई। 106वां जो संविधान संशोधन हुआ वो 2023 में हुआ। ये संशोधन महिला आरक्षण से संबंधित है। ठीक है। इसमें 50% आरक्षण दिया गया, मतलब आधा आधा कर दिया गया। ठीक है। अब क्या है कि 42वां जो संविधान संशोधन उसमें 1976 में किया गया था। इसे क्या है कि इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। इसमें संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था। ठीक है। एक नए भाग 4 का में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। कैबिनेट की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया और प्रशासनिक अधिकरणों एवं अन्य मामलों के लिए अधिकरणों की व्यवस्था की गई, जो कि भाग 14 का में जोड़ा गया था। ठीक है। संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर किया गया। लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 5 से 6 वर्ष की बढ़ोतरी की गई। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि को एक बार में 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया गया। ठीक है। किसी राज्य में, ठीक है, राष्ट्रपति शासन जो लग सकता है वो उसमें पहले तो जो था वो 6 माह था, अब उसे बढ़ाकर 1 साल कर दिया गया है। ठीक है। अब क्या है
कि अखिल भारतीय विधि सेवा के सृजन की व्यवस्था की गई थी, वो किस में की गई थी? संविधान के 42वें संशोधन में, ठीक है, जो कि 1976 में हुआ था। ठीक, अब नेक्स्ट फैक्ट समझते हैं कि पृथ्वी की परपटी के प्रमुख तत्व, ठीक है, उनके बारे में समझते हैं। ठीक है, एक वीडियो में आपको ये जो है वो बहुत बड़ा वीडियो होने वाला है, और इससे ये अगर आपने एक बार देख लिया तो आप ये पढ़ के आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत कुछ दिया गया है, सारे सब्जेक्ट का निचोड़ है ये। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को अच्छे से देखें, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। ठीक है, तो आप जो है कहीं मत जाइए, अभी बने रहिए। ठीक है, तो पृथ्वी की परपटी के प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो सबसे पहले आता है ऑक्सीजन, जो कि 46.60% है। सिलिकन दूसरे नंबर पे आता है, जो कि 27.72% है। एल्यूमिनियम, जो कि 8.13% है, और लोहा, जो कि 5% है। कैल्शियम, जो कि 3.63% है। सोडियम 2.83%, पोटेशियम 2.59%, मैग्नीशियम 2.09%, और अन्य जो हैं वो हैं 1.41%। ठीक है, अब नेक्स्ट फैक्ट क्या है कि 42वें संशोधन द्वारा 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। कौन कौन सी जो 5 विषय हैं वो हैं? शिक्षा, जंगल, बाट और माप, जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण, और राज्य न्याय का प्रशासन। ठीक है, अब हम समझते हैं मुगल कालीन प्रमुख अधिकारी। मुगल कालीन जो प्रमुख अधिकारी थे उनको कौन से अधिकारी थे, किस नाम से जाना जाता है, उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले दीवान। दीवान क्या होता है कि इसकी जिम्मेदारी राजस्व और वित्त विभाग संभालना होता था। वजीर ए तफविज, ठीक है, इनके जिम्मे असीमित अधिकारी थे। वजीर ए तनफिज, इनके जिम्मे क्या थे? सीमित अधिकार थे। ठीक है, दीवान ए तन, इनकी जिम्मेदारी साम्राज्य की जागीर और वेतन संबंधी कार्य को देखना होता था। दीवान ए बयूतात, ठीक है, ये कौन थे? ये शाही कारखानों का अधीक्षक था। दीवान ए मुस्तौफी, ये मुगल काल में आय और खर्च का निरीक्षण करने वाले अधिकारी थे। ठीक है, मीर बख्शी। मीर बख्शी कौन होते थे? ये होते थे मुगल काल के शासन व्यवस्था में सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। यह सैन्य विभाग का प्रमुख होता था, मीर बख्शी। ठीक है, सद्र उस सुदूर, यह अधिकारी धार्मिक मामलों में बड़ा अधिकारी होता था। ये धार्मिक मामलों बादशाह के सलाहकार हुआ करते थे। काजी उल कुज्जात, यह प्रांत और नगरों में काजियों की नियुक्त करते थे। साथ ही बादशाह के राजधानी में नहीं रहने पर ये बादशाह की जगह प्रधान काजी का काम देखते थे। ठीक है, मुअत्सिब। मुअत्सिब कौन होते थे? ये नैतिक आचरण से संबंधित अधिकारी होते थे। मीर ए आतिश, ये तोपखाना विभाग का अधिकारी था। दरोगा ए डाक, ये डाक विभाग और गुप्तचर विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। मीर ए बहर, ये नौसेना विभाग का प्रधान अधिकारी था। मीर ए बर, ये वन विभाग का अधीक्षक होता था। फौजदार, ये सरकार जिले का प्रमुख अधिकारी था। इसके जिम्मे जिले की कानून व्यवस्था थी। अमल गुजार, ये जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी होता था। इसका काम लगान वसूल करना था। वाकिया नवीस, समाचार लेखक जो राज्य के सभी समाचार केंद्रों से को सूचित करता था। ठीक है, खुफिया नवीस, गुप्त पत्र लेखक था ये। हरकारा, हरकारा कौन होता था? जासूस व संदेशवाहक होता था। वित्तची, ये होता था कि दरबार की सभी घटनाओं पर व खबरों को लिखता था। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट क्या है कि भारतीय षड्दर्शन। ठीक है, भारतीय षड्दर्शन के बारे में समझते हैं। भारतीय षड्दर्शन, तो दर्शन और प्रवर्तक के बारे में समझते हैं। सांख्य, सांख्य जो थे दर्शन जगह थी, वो क्या थे? सांख्य जो थे कपिल मुनि प्रवर्तक थे। ठीक है, योग, योग थे महर्षि पतंजलि। न्याय, न्याय कौन थे? महर्षि गौतम। वैशेषिक कौन थे? महर्षि कणाद। पूर्व मीमांसा आचार्य जैमिनी। वेदांत उत्तर मीमांसा वादरायण। ठीक है, इसमें क्या है नोट करने वाली बात कि महर्षि कणाद ने द्रव्य अर्थात भौतिक तत्वों का विवेचन करते हुए परमाणुवाद की स्थापना की थी। मीमांसा वेदों को शाश्वत मानती है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट क्या है
कि विश्व के विभिन्न भागों में आने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम और देश। ठीक है, विली 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 नामक चक्रवात जो है वो ऑस्ट्रेलिया में आता है। हरिकेन यूएसए में, बागियो फिलीपींस में, टैफू जापान में, टाइफून चीन में, और चक्रवात नाम से जानते हैं क्या, भारत में। ठीक है, आज़ादी के बाद नए राज्यों का गठन। आज़ादी के बाद कौन से नए राज्य जो है भारत में बने, उनके बारे में समझते हैं कि आंध्र प्रदेश जो है वो 1953 में बना, महाराष्ट्र 1960 में, गुजरात 1960 में, नागालैंड 1962 में, जो 13वें संविधान का संशोधन हुआ उसमें ये जोड़ा गया था। हरियाणा 1966 में, हिमाचल प्रदेश 1971 में, मेघालय 1972 में, मणिपुर 1972 में, त्रिपुरा 1972 में, सिक्किम 1975 में, जो संविधान का 36वां संशोधन था उसमें सिक्किम को जोड़ा गया था। संविधान का 53वां जो संशोधन था 1987 में, उसमें जोड़ा गया था मिजोरम। और संविधान का जो 55वां संशोधन था उसमें जोड़ा गया था अरुणाचल प्रदेश को, जो कि 1987 में जोड़ा गया। ठीक है, गोवा भी 1987 में जोड़ा गया, लेकिन ये संविधान का 56वां संशोधन हुआ था उसमें जोड़ा गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई 1 नवंबर 2000 में। उत्तराखंड की स्थापना हुई है 9 नवंबर 2000 में, और झारखंड की स्थापना हुई है 15 नवंबर 2000 में। तेलंगाना की स्थापना हुई है 2 जून 2014 को। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके बारे में समझते हैं कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत इनके केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना हुई है। जो संविधान संशोधन जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, उसके तहत इनको केंद्र शासित प्रदेश में जोड़ा गया। ठीक है, इसके तहत अंडमान निकोबार 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित प्रदेश बना था। इसके तहत 1 नवंबर 1956 को लक्षद्वीप 1956 को लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश बना था। 10वां संशोधन जो 1961 में हुआ था, इसमें दादरा नगर हवेली और को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया था। 12वां संशोधन जो हुआ था वो 1962 में हुआ था। इसमें गोवा, दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया था। 14वां संविधान संशोधन जो कि 1962 में हुआ था, इसमें पांडिचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। 26 जनवरी 2020 को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जैसे दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव का विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने की स्थापना की गई थी। दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव जो पहले अलग अलग थे, इनको एक कर दिया गया। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को लाकाद्वीप, मिनिकेक को और अमिनी द्वीप को द्वीप समूह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, वर्ष 1973 में एक संसदीय अधिनियम द्वारा इसे लक्षद्वीप में बदल दिया गया था। ठीक है, बने रहें आप स्टडी विद इंट्रोवर्ट में। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स जो हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि यूपीपीसीएस और आरओ और किसी भी मतलब जो सबऑर्डिनेट एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी भी राज्य के लिए। ठीक है, ये ऐसे प्रश्न हैं, ऐसे फैक्ट्स हैं जो आप किसी भी राज्य से दे रहे हों, लेकिन आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप कहीं भी जा रहे हैं, कोई भी बुक देख रहे हैं, तो उसमें आपको अलग अलग खोजना पड़ेगा। इन सारी बुक्स का हम निचोड़ एक वीडियो में लेकर आए हैं। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, डलहौजी द्वारा व्यपगत सिद्धांत के जरिए विलय किए गए राज्य वो कौन से थे? ठीक है, राज्य था सतारा जो उसका विलय किया गया था वो था 1848 में। जैतपुर, संबलपुर, इसको 1849 में विलय किया गया। बघात को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर को 1854 में, करौली को 1855 में। ठीक है, और इसमें एक नोट करने वाली बात है कि अवध का विलय कुशासन के आरोप में 1856 में किया गया था। ठीक है, ये किसने किया था? ये किया था डलहौजी ने। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट क्या है कि प्रमुख आयोग और समिति ये कौन कौन सी हैं?
ठीक है। अमीनी समिति, जिसे 1778 में गठित किया गया, इस समिति ने अकाल तथा भू राजस्व से संबंधित सिफारिशें दी। ठीक है। निकोसलन समिति, ये 1892 में आयोग जो स्थापित किया गया, इस समिति ने सहकारी संस्थाओं से संबंधित मसलों पर सिफारिशें दी। ठीक है। दत्ता समिति, दत्ता समिति का स्थापना जो है वो 1905 में हुई। इन समिति ने वस्तुओं की कीमतों के संबंध में अनुशंसाएं दी। ठीक है। मैकलागन समिति 1915 में इसका स्थापना हुई। इस समिति ने सहकारी संस्थाओं से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें दी। हालैंड समिति, हालैंड समिति जो है 1916 में स्थापित की गई। इस समिति ने उद्योगों से संबंधित सुझाव दिए। मैक्सवेल ब्लूमफील्ड जांच समिति, इसका जो स्थापना है वो 1928 में हुई। इस समिति में बारदौली में लगान की दरों में वृद्धि को अनुचित बताया तथा उन्हें 30% के स्थान पर 6.03% करने की सिफारिश की। ठीक है। लिन लिथगो आयोग, जो कि 1928 में स्थापित हुआ, इस आयोग ने भारत में भूमि सुधारों के संबंध में सुझाव दिए। विटले आयोग, विटले आयोग 1929 में स्थापित हुआ। इस आयोग ने तत्कालीन औद्योगिक कार्यशालाओं तथा बागान श्रम के संबंध में अनुशंसाएं दी। ठीक है। सप्रू समिति, सप्रू समिति क्या हुआ, 1934 से 35 में इसकी स्थापना हुई। इस समिति ने मध्यम वर्ग में व्याप्त बेरोजगारी के संबंध में अध्ययन कर अपनी सिफारिशें दी। नियमन समिति, नियमन समिति 1936 में स्थापित हुई। इस समिति ने केंद्र व राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों के विषय में सुझाव दिए। इंडियन स्टैट्यूटरी आयोग का लेटन समिति, लेटन समिति जो है, इस समिति ने केंद्र तथा राज्यों के मध्य राजस्व बंटवारे की संबंधित सुझाव दिए। वित्तीय समिति या मेस्टन आयोग, इस समिति ने राजस्व के विभक्त मदों का त्याग करने की आवश्यकता पर बल दिया। फॉसेट समिति, इस समिति ने चुंगी तथा वेतन संबंधी सुझाव दिए। क्लाइड आयोग, ठीक है, क्लाइड आयोग ने क्या ये खोला गया, ये इसकी स्थापना हुई 1940 में। इस आयोग का गठन तेभागा आंदोलन से प्रेरित था। यह आयोग, इसने क्या करा, आयोग ने 2/3 हिस्सा बटाईदारों को देने की मांग को उचित ठहराया। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट क्या है कि उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, ठीक है, आलमगीरपुर यह है मेरठ में, हुलास यह है सहारनपुर में, मांडी यह है मुजफ्फरनगर में, बड़ा गांव यह है सहारनपुर में, मानपुरा ये बुलंदशहर में, सनौली बागपत में, चांदपुर ये बिजनौर में। ठीक है। ये क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। ठीक है। महाजनपद, महाजनपद और इनकी राजधानी क्या है, इनके बारे में समझते हैं कि काशी की राजधानी है वाराणसी, कुरुक्षेत्र की राजधानी है इंद्रप्रस्थ, अंग की राजधानी है चंपा, मगध की राजधानी है राजगृह या गिरिव्रज। ठीक है। वज्जी की राजधानी है वैशाली, मिथिला और विदेह, मल्ल यानी कुशावती नगर, कुशीनगर नारा, चेदी जो है शक्तिमती सैथिवती इसको बोलते हैं, वत्स जो कि कौशाम्बी में है, कौशल उत्तरी भाग की राजधानी साकेत या दक्षिणी भाग की राजधानी श्रावस्ती थी। ठीक है। पांचाल की राजधानी जो है, उत्तरी पांचाल की राजधानी आइछत्र तथा दक्षिण पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। ठीक है। सूरसेन की राजधानी मथुरा, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, अस्सक की राजधानी पोतन या पाटेली, अवंती की राजधानी की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। ठीक है। गांधार की राजधानी तक्षशिला और कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर। इसमें क्या नोट करने वाली बात है कि इनकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय या जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलती है। ठीक है। अब नेक्स्ट फैक्ट है कि जो प्रमुख वायरस हैं उनसे होने वाले रोग। ठीक है। रोग कौन से हैं? रेबीज जो है, रेबीज लायसा वायरस नामक वायरस से होता है। चेचक वेरियोला वायरस से होता है। सामान्य जुकाम जो होता है रेनो वायरस होता है। हेपेटाइटिस जो है हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस के नाम से होता है। खसरा जो होता है वो रुबेला वायरस से होता है। पोलियो वायरस से होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस यानी आरएनए वायरस होता है। इंसेफेलाइटिस जो होता है वो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस से होता है। कंठमाला यानी मम्प्स जो होता है वो है
पैरामाइक्सोवायरस के। और एड्स जो है वो HIV वायरस से होता है। इसका फॉर्मूला है ह्यूमन HIV की फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट है कि वैदिक कालीन नदियाँ जिसके बारे में, जो पहले कुछ और नाम होते थे, आज के वर्तमान नाम कुछ और हैं। ठीक है, उसके बारे में समझते हैं कि सिंधु नदी जो है वो प्राचीन नाम था। अब इसका नाम जो है वर्तमान नाम है वो है इंदुस या इंडस। ठीक है। सुतिद्र सुतुद्री, ठीक है, इसको आज हम सतलज नाम से जानते हैं। सरस्वती को सरस्वती नाम से जानते हैं। विपाशा को व्यास नदी के नाम से जानते हैं। पुरुषणई को रावी नदी के नाम से जानते हैं। अस्किनी को चिनाब नदी के नाम से जानते हैं। वित्सता जो होती है वो झेलम के नाम से जानते हैं। दृश्य द्विती को घग्गर के नाम से जानते हैं। और गोमल को गोमती नदी के नाम से जानते हैं। कुंभा को काबुल नदी के नाम से जानते हैं। सुवास्तु को स्वात नदी के नाम से जानते हैं। और सादा नीरा को गंडक नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है। वैदिक कालीन प्रमुख शब्दावली। ठीक है। राजा को वैदिक काल में कहते थे गोप्ता। अतिथि को गोहन। युद्ध को हम कहते थे गोविष्टि गेसु गम्य। ठीक है। गाय को अगन्या, लांगन को हल, और ब्राजपति को चरागाह प्रमुख। ठीक है। कुलुप को परिवार का प्रधान कहा जाता था। परिवार का प्रधान को कुलुप कहते थे। ठीक है। गुप्तचर को स्पष्ट कहते थे। चरागाह को खिल्य कहते थे। सूदखोर को बेकनाट कहते थे। बड़ी नाली या नहर को कुल्या कहते थे। दूरी को ग्युति कहते थे। ओसाने वाले के लिए कहते थे धान्यकृत। ठीक है। आभूषण को कहते थे निष्कग्रीव। और बदई को कहते थे तक्षा। धातु कर्म करने वाले को कहते थे कर्मा। और पतवार को कहते थे अरित्र। नाविक को कहते थे अरित्र। और व्यापारी को कहते थे पणि। ठीक है। अब हम नेक्स्ट फैक्ट के बारे में समझते हैं कि बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA से संबंधित समझते हैं कि यह वित्त मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक स्टैच्यूटरी निकाय है। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण 1999 के तहत 1999 में इसको स्थापित किया गया। इसे राम नारायण मल्होत्रा समिति की तरफ की सिफारिश पर स्थापित किया गया है। और इसका मुख्यालय जो है वो है हैदराबाद में। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट इसके बारे में समझते हैं कि भारत के प्रमुख सूफी सिलसिले एवं भारत में इनके संस्थापक। ठीक है। तो सूफी सिलसिला कौन से? ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती, ये जिसके संस्थापक थे वो है चिश्ती। ठीक है। बहाउद्दीन जकारिया, ये जो सूफी सिलसिला है ये किसके संस्थापक थे? ये थे सुहरावर्दी के। ठीक है। सैयद मखदूम मोहम्मद जिलानी, ये इनका कौन सा सूफी वो था, किसके संस्थापक? ये थे कादरी के संस्थापक। ठीक है। सत्तारी जो इसके संस्थापक थे शाह अब्दुल्ला सत्तारी। ठीक है। फिरदौसी के संस्थापक थे शेख बदरुद्दीन समरकंदी। ठीक है। नक्शबंदी के संस्थापक थे बाकी बिल्लाह। नेक्स्ट फैक्ट समझते हैं कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है। इसके बारे में समझते हैं कि इसका गठन शुरुआत में 12 अप्रैल 1988 को किया था। बाद में नरसिम्हा समिति की सिफारिश पर 1992 में सेबी को वैधानिक मान्यता दी गई। सेबी का प्रबंधन 6 सदस्यों द्वारा किया गया है। इसके प्राथमिक कार्यों में निवेशक के हितों की रक्षा करना, भारतीय प्रतिभूति बाजारों को बढ़ावा देना और विनियमित स्थापित करना है। ठीक है। सेबी का अध्यक्ष 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक अगले आदेश तक के लिए बनाया जाता है। इसका सेबी का मुख्यालय है वो है मुंबई में। नेक्स्ट फैक्ट है कि भारत के प्रमुख घाटियाँ और उनसे संबंधित राज्य। ठीक है। तो मूर्खा घाटी जो है लद्दाख में। नुब्रा घाटी वो लद्दाख में है। सुरु घाटी वो भी लद्दाख में है। पार्वती घाटी, सांगला घाटी, मालना घाटी, पांगी घाटी, चंबा घाटी, ये सारी हैं वो हैं हिमाचल प्रदेश में। दून की घाटी, फलों की घाटी, सोर घाटी, नेलांग घाटी, जोहर घाटी और धर्मा घाटी, ये सारी हैं उत्तराखंड में। ठीक है। न्योरा घाटी ये पश्चिम बंगाल में है। चुंबी घाटी सिक्किम में है। युथांग घाटी सिक्किम में है। जुकू घाटी नागालैंड में है। अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में है। कंबम घाटी तमिलनाडु में है। और शांत घाटी केरल में है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो नेक्स्ट फैक्ट हैं, इससे रिलेटेड ये जो सारे फैक्ट हैं इनसे रिलेटेड बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखें, ठीक है, वीडियो में बने रहें। और मैं इंट्रोवर्ट आपके सामने एक नए मतलब हर बार एक कुछ नया आपको सीखने के लिए लेकर आता हूँ। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और वीडियो में अंत तक बने रहें। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में समझते हैं कि नेशनल कमीशन ऑफ फॉर वुमेन, ठीक है, इसकी स्थापना जो है 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत की गई थी। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है। 31 जनवरी 1992 को जयंती पटनायक की अध्यक्षता में प्रथम आयोग गठित किया गया। इसमें एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव और अन्य 5 सदस्य शामिल होते हैं। प्रमुख कार्य क्या है इसके, कि महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी रक्षा सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना होता है। महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देना होता है। इसे सिविल न्यायालयों की शक्तियां प्राप्त होती हैं। किसको किसको होती हैं? ये होता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग को, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट क्या है कि ब्रिटिश काल में बने प्रमुख आयोग, ठीक है। तो आयोग कौन से बने थे ब्रिटिश काल में और उनके क्षेत्र कौन से थे, ठीक है। तो कैंपवेल आयोग जो कि 1866 में बना, ये था, इसका क्षेत्र अकाल, ठीक है। स्ट्रैची कमीशन ये 1878 में बना, ये इसका क्षेत्र भी अकाल था। वेलबी आयोग ये 1895 में बना, इसका जो क्षेत्र था वो था व्यय। लायल आयोग जो 1896 में बना, इसका क्षेत्र था अकाल। मैकडॉनेल आयोग जो था वो 1900 में बना और इसका क्षेत्र था अकाल, ठीक है। कॉलिन स्कॉट मैनक्रीफ आयोग जो बना 1901 में, इसका क्षेत्र था सिंचाई। और थॉमस रॉबर्टसन आयोग उन्होंने बनाया 1901 में, इसका क्षेत्र था रेलवे। एंड्रू फेजर आयोग जो 1902 से 1903 में बन जाके बना, इसका क्षेत्र था पुलिस, ठीक है। बटलर समिति जो 1927 में बनी, इसका क्षेत्र था भारत सरकार एवं देसी रियायतों के बीच संबंध सुधारना, ठीक है। अब नेक्स्ट फैक्ट पढ़ते हैं, मुगल कालीन के प्रमुख साहित्य, ठीक है, और साहित्य और उनके लेखक समझते हैं कि बाबरनामा लिखा है, वो किसने लिखा है? बाबर ने। आईना ए अकबरी लिखा है, वो लिखा है अबुल फजल ने। अकबरनामा लिखा है अबुल फजल ने, ठीक है। मुंतखाब एवं तवारीख ये लिखा है बदायूनी ने। हुमायूं नामा लिखा है गुलबदन बेगम ने। पादशाह नामा लिखा है अब्दुल हमीद लाहौरी ने। ताजुल मासिर ये लिखा है हसन निज़ामी ने। और कानून हुमायूनी ये लिखा हुआ है ख्वांद मीर ने। तबकाते अकबरी ये लिखा है निज़ामुद्दीन अहमद ने। नुस्खा ए दिलकुशा लिखा है भीमसेन ने। तारीख़ शेरशाही ये लिखा हुआ है अब्बास खां सरवानी ने। तोहफ़ा ए अकबर ये लिखा अब्बास खां सरवानी ने। और आलमगीर नामा ये लिखा हुआ है मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम ने, ठीक है। सियार उल मुतखरीन ये लिखा हुआ है गुलाम हुसैन ने, ठीक है। आलमे सालेह मोहम्मद सालेह ने लिखा है। सहंसा नामा लिखा हुआ है इनायत खान ने। इकबाल नामा लिखा है ए जहांगीर मोतमिन ने। और चार चमन ये लिखा हुआ है चंद्रभान ब्राह्मण ने। फुतुहात ए आलमगीरी ये लिखा हुआ है ईश्वर दास ने, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। ये फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे रिलेटेड यूपी ट्रिपल एससी का जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी बहुत सी क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। तो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के बारे में समझते हैं। इसकी स्थापना 1997 में ट्राई एक्ट 1997 के तहत की गई। यह संचार मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है। इसमें एक अध्यक्ष, 2 पूर्णकालिक सदस्य और 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। अध्यक्ष और अन्य 3 सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक अपने पद पर बने रहेंगे, ठीक है। इनका कार्य क्या होता है? कार्य जो होता है टैरिफ के निर्धारण, संशोधन सहित दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करते हैं। इनका मुख्यालय जो है वो है नई दिल्ली में। नेक्स्ट फैक्ट क्या है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, फसाई जिसको बोलते हैं, ठीक है,
इसकी स्थापना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत 2008 में की गई। ठीक है, यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है। इसमें एक अध्यक्ष जो कि 3 साल या 65 साल तथा 22 अन्य सदस्य जो कि 3 या 62 साल ईयर के होते हैं, इनमें से 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। ठीक है, ये 3/65 और 3/62 का मतलब है या तो 3 साल रहेंगे या फिर जिसकी 65 साल जिसकी उम्र हो जाएगी उतने तक रहेंगे। ठीक है, कार्य इनका क्या होता है कि खाद्य पदार्थों के लिए मानक निर्धारित करना और मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता निश्चित करने के लिए इनका कार्य होता है और उनके निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करते हैं। ठीक है, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। नेक्स्ट फैक्ट है कि प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण और उनके अनुप्रयोग। ठीक है, उपकरण क्या है कि एमीटर। एमीटर का जो है वो उसका उपयोग होता है, विद्युत धारा मापक यंत्र होता है। एनीमोमीटर वायु वेग मापी होता है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता नापी जाती है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र होता है। क्रायोमीटर अति निम्न ताप को नापने के लिए यूज किया जाता है। क्रेस्कोग्राफ जो होता है पौधों की वृद्धि को नापने वाला उपकरण होता है। डायनेमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण होता है। इंडोस्कोप जो होता है वो शरीर के आंतरिक भागों का निरीक्षण करने वाला यंत्र होता है। फेदोमीटर सागर की गहराई नापने की युक्ति होती है। जायरोस्कोप जो होता है वो होता है कोणीय वेग को नापने वाला यंत्र होता है। हाइड्रोमीटर जो होता है वो द्रवों और जल के तुलनात्मक घनत्व को नापने वाला यंत्र होता है। हाइग्रोमीटर जो है वो वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र होता है। काइमोग्राफ जो होता है वो विभिन्न शारीरिक गतिविधियों जैसे रक्तचाप, मांसपेशियों का संकुचन आदि के परिवर्तन का ग्राफ में रेखांकन करने वाला उपकरण होता है। ठीक है, लैक्टोमीटर क्या होता है कि दूध की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए आपेक्षिक घनत्व का मापन करने वाला यंत्र होता है। ठीक है, लक्स मीटर क्या होता है कि प्रकाश की तीव्रता को नापने वाला उपकरण होता है। मैनोमीटर जो होता है वो द्रवों या गैसों के दाब को नापने वाला यंत्र होता है। पिक्नोमीटर जो होता है वो होता है कि द्रवों के विशिष्ट गुरुत्व का मापन करने वाला यंत्र होता है। पायर हिलियोमीटर जो होता है वो सौर विकिरण का मापन करने वाला यंत्र होता है। स्फिग्नो मैनोमीटर जो होता है वो रक्तचाप का मापन करता है। स्टेथोस्कोप जो होता है वो करते हैं, इससे क्या करते हैं कि हृदय गति में सुनने में प्रयुक्त यंत्र होता है। पायरोमीटर विकिरण तापमापी होता है। सिस्मोग्राफ क्या होता है भूकंपीय तरंगों का मापन करता है। और रिंगले मैन स्केल जो धुआं होता है उसको नापने का काम आता है। रिक्टर पैमाना से हम भूकंपीय तीव्रता की मापन करते हैं। रेक्टिफायर क्या होता है कि एक विद्युत युक्ति होती है जो प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट एसी को दुष्ट धारा या डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करती है, उसको कहते हैं रेक्टिफायर। ठीक है, अब नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट फैक्ट क्या है कि प्रमुख हीनताजन्य रोग यानी डिफिशियंसी डिसीज। ठीक है, रोग क्या हैं और उनके कारण क्या है उसके बारे में समझते हैं कि एनीमिया यानी रक्त क्षीणता, इसको ये होता है लौह की कमी, मतलब लोहे की कमी के कारण। ठीक है, ग्वाइटर यानी घेंगा जो होता है वो आयोडीन की कमी के कारण होता है। मैरेस्मस क्या होता है कि दीर्घकालीन उपवास के कारण प्रोटीन सहित ऊर्जा के सभी स्रोतों का अभाव हो जाता है। ठीक है, उसके कारण होता है मैरेस्मस नामक रोग। ठीक है, क्वासिओरकर यानी सूखा रोग, इसको तो ये होता है कि प्रोटीन की अल्पता यानी प्रोटीन की कमी हो जाती है, उसकी वजह से शिशुओं में जो है क्वासिओरकर नामक डिसीज़ हो जाती है। ठीक है, मुर्गियों में रिकेट्स क्या होता है कि विटामिन डी की कमी की वजह से रिकेट्स की बीमारी होती है। मवेशियों का मैड काऊ रोग, मवेशियों मतलब जानवरों में जो होता है मैड काऊ रोग हो जाता है, वो किस कारण होता है कि प्रायंस नामक प्रोटीन के कारण की कमी हो जाती है, इसके कारण जो होता है मवेशियों में मैड काऊ नामक रोग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट पढ़ते हैं कि खनिज की कमी से होने वाले रोग। खनिज कौन सा होता है, कौन से खनिज और कौन सा रोग होता है उसके बारे में समझते हैं कि कैल्शियम से क्या होता है कि भंगुर हड्डियां और अत्यधिक रक्तस्राव। क्या होता है कि कैल्शियम की कमी होती है तो हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और रक्तस्राव जो होता है वो बढ़ जाता है। फास्फोरस की कमी से खराब दांत हो जाते हैं और हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। लोहे की कमी से खून की कमी हो जाती है और आयोडीन की कमी से आयोडीन जो है घेंगा रोग और बढ़ी हुई थायराइड ग्रंथि जो होती है आयोडीन की कमी से होती है। तांबा की कमी से भूख कम लगती है और मंद विकास होता है, मतलब विकास जो होता है बच्चे का वो डेवलपमेंट वो तांबे की कमी से रुक जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट फैक्ट के बारे में समझते हैं कि कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा के बारे में समझते हैं। इसकी स्थापना दिसंबर 1985 में एपीडा एक्ट 1985 के तहत की गई। ठीक है, यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है। इसने प्रसंस्कृत खाद्य प्रवर्तन, निर्यात संवर्धन और पीएफपीसी का स्थान लिया गया था। ठीक है, यह जैविक निर्यात के लिए राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के तहत प्रमाणन निकाय की मान्यता के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के सचिवालय के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है? एपीडा का कार्य होता है कि कृषि निर्यात सेवाएं प्रदान करना, और इसका मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट क्या है? नेक्स्ट फैक्ट पढ़ते हैं कि प्रमुख मेडिकल उपकरण के बारे में समझते हैं, जो मेडिकल में हम लोग इस्तेमाल करते हैं और इलाज में जो काम करते हैं वो उपकरण के बारे में समझते हैं, और ये किससे संबंधित है उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, ईईजी ये मस्तिष्क से संबंधित है, ईसीजी जो कि हृदय से संबंधित है, ईएमजी जो मांसपेशियों से संबंधित है, ईओजी जो कि आँख से संबंधित है। ठीक है, ये प्रमुख मेडिकल टेस्ट वगैरह होते हैं जो मतलब ये टेस्ट किए जाते हैं किससे? ईओजी किया जाता है, वो आँखों से संबंधित रोग को पहचानने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट कौन कौन से हैं? नेक्स्ट फैक्ट है कि बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। तो कौन से वर्ष में बाबर ने किसके साथ युद्ध लड़े? ठीक है, उसके बारे में समझते हैं। सरे पुल का युद्ध जो कि 1952 में लड़ा, ये बाबर और सैबानी खां के बीच में लड़ा गया। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 में लड़ा था, ये लड़ा गया था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। खानवा का युद्ध जो 1927 में लड़ा गया, ये लड़ा गया बाबर और राणा सांगा के बीच में। चंदेरी का युद्ध जो था वो 1928 में लड़ा गया, ये लड़ा है बाबर और मेदिनी राय के बीच में। ठीक है, घाघरा का युद्ध 1529 में लड़ा गया, ये है बाबर और अफगान जिसको महमूद लोदी के नाम से जानते हैं, इसके बीच में लड़ा गया था। अब नेक्स्ट फैक्ट पढ़ते हैं कि भारतीय चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई के बारे में समझते हैं। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई। ठीक है, यह एक संवैधानिक निकाय है जिसकी चर्चा अनुच्छेद 324 में की गई थी। प्रारंभ में यह एक सदस्यीय निकाय था, परंतु 16 अक्टूबर 1989 में इसे 3 सदस्यीय निकाय बना दिया गया। ठीक है, इसमें निर्वाचन आयुक्त व अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है वो अन्य चुनाव आयुक्तों के अधिकार, वेतन भत्ते आदि के समान है। ठीक है, उन्हें वही वेतन मिलता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को प्राप्त होता है। निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो उतना ही होता है। ठीक है, या तो 6 वर्ष रहेंगे, या फिर अगर 65 साल हो गए आपके, जैसे आपने 5 वर्ष का कार्यकाल हुआ आपका, लेकिन आप 65 वर्ष के हो गए, तो आपका कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष तक ही रहेगा। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होती है, यानी महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, जबकि अन्य आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट क्या है? नेक्स्ट फैक्ट है हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कि कौन सी वर्ष में किसके बीच में कौन सा युद्ध हुआ, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, देवरा का युद्ध जो है 1532 में हुआ, ये हुआ अब हुमायूं और अफगानों यानी महमूद लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है, चौसा का युद्ध 1539 में हुआ, ये हुआ हुमायूं और शेरशाह के बीच में। बिलग्राम यानी कन्नौज का युद्ध जो हुआ वो 1540 में हुआ, इसमें हुमायूं और शेरशाह के बीच में युद्ध हुआ। ठीक है, सरहिंद का युद्ध जो कि 1555 में हुआ, ये हुआ सिकंदर सूर और हुमायूं के बीच में। ठीक है, अब नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये है आरबीआई का, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। इसकी स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को की गई। इसे हिल्टन यंग कमीशन यानी रॉयल कमीशन की सिफारिश पर स्थापित किया गया। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। इसकी संरचना एक पूर्णकालिक गवर्नर और अधिकतम 4 डिप्टी गवर्नर 4 साल के लिए इसकी संरचना है। ठीक है, इसका कार्य क्या है कि नोट जारी करना, भारत सरकार का बैंक है ये, बैंकों का बैंक के रूप में कार्य करना होता है, क्रेडिट का नियंत्रण होता है और विदेशी मुद्रा
भंडार के संरक्षक के रूप में हमारा आरबीआई कार्य करता है। ठीक है, इसका मुख्यालय प्रारंभ में इसका हेडक्वार्टर जो था वो था कोलकाता, परंतु 1937 में इसे मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। तब से अब तक ये मुंबई में है। ठीक है, अब प्रमुख विदेशी यात्री, ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। यात्री किस समय पे कौन से शासक जो था वो प्रमुख विदेशी यात्री जो भारत में आए थे उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है तो मैग्नेस्थनीज जो था 302 से 298 ईसा पूर्व में, इस समय चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में भारत आया था। ठीक है, अब फाहियान जो थे 405 में से 411 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए हुए थे। सुंग यून जो 515 से लेकर 520 ईस्वी में, इसका शासक स्पष्ट नहीं है। ठीक है, हैन सांग जो थे 630 ईस्वी से 645 ईस्वी तक जो थे हर्षवर्धन शासक थे उस समय, तब ये आए हुए थे। इत्सिंग जो थे वो 471 से 695 के बीच में, इसके बीच में यहाँ भारत आए थे, और यहाँ कब कौन सा शासक था ये स्पष्ट नहीं है। ठीक है, हेन सांग को तीर्थयात्रियों के राजकुमार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई। यह एक वैधानिक निकाय है। इसमें एक अध्यक्ष तथा 8 अन्य सदस्य होते हैं। इन 8 सदस्यों में से चार जो हैं पूर्णकालिक सदस्य तथा 4 मानद सदस्य होते हैं। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। इसका अध्यक्ष भारत के सेवानिवृत्त जो मुख्य न्यायाधीश को बनाया जाता है। ठीक है, यह आयोग अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रतिवर्ष जो है वो सौंपता है। इसका कार्य होता है मानव अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना। इसका मुख्यालय है वो दिल्ली में है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट क्या है कि मुगल काल में आए हुए प्रमुख यात्री मुगल काल में। ठीक है, तो कौन से यात्री किस देश से आए थे, उस समय शासन कौन से थे, इसके बारे में समझते हैं। एंटोनियो मोन्सेराट जो पुर्तगाल से आए थे अकबर के समय में। ठीक है, राल्फ फिंच ब्रिटेन से आए थे अकबर के समय पे। कैप्टन हॉकिंस ब्रिटेन से आए थे जहांगीर के समय में। टॉमस रो ब्रिटेन से आए थे जहांगीर के समय में। फ्रांसिस्को पेल्सर्ट जो कि डच से आए थे जहांगीर के समय में। और पित्रो डेलावेले इटली से आए थे जहांगीर के समय में। पीटर मुंडी जो ब्रिटेन से आए थे शाहजहाँ के समय में। ट्रिवेनियर फ्रांस से आए थे जो कि शाहजहाँ के समय में। और वर्नियर जो फ्रांस से आया था जो कि शाहजहाँ और औरंगजेब के समय में। और मनुची वेनिस और इटली के से आया था, ये था शाहजहाँ के समय में। ठीक है, चोल काल में प्रमुख शब्दावली। ठीक है, तो चोल काल में जो शब्द इस्तेमाल होते थे वो आज के समय में कौन से हैं, इसका अर्थ क्या है, उसके बारे में समझते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है ये। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। और स्टडी विद इंट्रोवर्ट चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, वेल्लालर जो है वो खेतिहर समूह इसका अर्थ है। ठीक है, कन्यू दयार जो है भूस्वामी या किसान को कहा जाता है। उल्लूकुडी किराए के किसान को कहा जाता है। पेरुदन शीर्ष अधिकार को कहा जाता है। सिरुतरम कनिष्ठ अधिकारी को कहा जाता है। कासू स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता है। गौण किसान को कहा जाता है। नेताल अनिवार्य श्रम को कहा जाता है। नरगम बाजार एवं व्यावसायिक केंद्र को कहा जाता है। ठीक है, इरीवीर पातन जो है संरक्षित व्यापारिक कस्बे को कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट फैक्ट है संगमकालीन राज्य तथा उसके शासक। ठीक है, राज्य कौन सा था, पांड्या में शासक कौन थे, नेडुंजेलियन प्रथम और नेडुंजेलियन सेकंड। ठीक है, चोल जो वो था राज्य, उसके शासक थे करिकाल, तोंडईमन और इलान दिरियान। ठीक है, चेर का जो शासक थे उदयनजीरल, नेंदुजीरल आदन और सेनेगु ध्रुवन। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के बारे में समझते हैं। इसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत 12 जुलाई 1982 को स्थापित किया गया। इसे बी शिवरामन समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया है।
वर्तमान में इसमें भारत सरकार की 100% हिस्सेदारी हो गई है। इसका कार्य है ग्रामीण क्षेत्रों में ऋणदाता संस्थाओं को पुनर्वित्त उपलब्ध कराना होता है। ठीक है, इसका मुख्यालय है मुंबई में। अब नेक्स्ट फैक्ट है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, तो सीबीआई के बारे में समझते हैं। इसकी स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय के एक संकल्प के द्वारा संथानम समिति की सिफारिश पर की गई। वर्तमान में यह कार्मिक मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। यह संवैधानिक वैधानिक निकाय नहीं है। यह अपनी शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम 1946 से प्राप्त करती है। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर। नेक्स्ट फैक्ट है कि समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एम्पीडा जो है, इसकी स्थापना एम्पीडा एक्ट 1972 के तहत 24 अगस्त 1972 को की गई। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है। इसका उद्देश्य है भारत में समुद्री खाद्य उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन और निर्यात के विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, इसका मुख्यालय है कोच्चि जो कि केरल में है। ठीक है, और राजा राम मोहन के समय नेक्स्ट फैक्ट है कि राजा राम मोहन राय के समय की प्रमुख पत्र और पत्रिकाएं, ठीक है, इसके समय में है एक तोहफत उल मुवाहिदीन जो फारसी में लिखी गई है। इस कब 1804 में। प्रीसेप्टस ऑफ जीसस अंग्रेजी में लिखी है, ये लिखी हुई है 1820 में। संवाद कौमुदी जो बंगाली में लिखी हुई है वो 1821 में। मिरातुल अखबार जो फारसी में आता था ये है 1822 में। ब्रह्मनिकल मैगजीन जो अंग्रेजी में लिखी हुई है वो है 1822 में लिखी है। और बंगदूत जो बंगाली में लिखी है 1830 में। ठीक है, तोहफत उल मुवाहिदीन को एकेश्वरवादियों को एक उपहार मतलब गिफ्ट टू मोनोथिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही ये राजा राम मोहन राय द्वारा लिखित पहली कृति भी है। तो ये एक फैक्ट है, क्या है कि तोहफत उल मुवाहिदीन यानी एकेश्वरवादियों को एक उपहार गिफ्ट टू मोनोथिस्ट के नाम से जाना जाता है। यह राजा राम मोहन द्वारा लिखित पहली कृति है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट क्या है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई, इसकी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एक्ट 2002 के तहत 2003 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, यह कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के अधीन एक अर्ध न्यायिक निकाय है यानी क्वासी जुडिशियल बॉडी है। ठीक है, इस वैधानिक निकाय को राघवन समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया। इस आयोग में एक अध्यक्ष तथा न्यूनतम 2 सदस्य व एक अधिकतम जो है 6 सदस्य होते हैं, जिसे कैबिनेट ने घटाकर 3 सदस्य और एक अध्यक्ष कर दिया गया है। इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है और कार्य है इसका, सीसीआई का कार्य है कि प्रतिस्पर्धा व पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले अभ्यासों को समाप्त करना यानी प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना। ठीक है, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना, भारतीय बाजारों में व्यापार की स्वतंत्रता को निश्चित करना। ठीक है, अब नेक्स्ट फैक्ट है क्या कि प्रमुख एंजाइम और उनके कार्य। तो एंजाइम्स के बारे में समझते हैं। तो सेलिवरी ग्लैंड्स से कुछ एंजाइम्स निकलते हैं। तो लाइसोजाइम क्या होता है कि जीवाणुओं को मारना जो होता है, ये एंजाइम जीवाणुओं को मारने में सहायक होता है। एमिलेज यानी स्टार्च का पाचन करता है ये एंजाइम। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड से कौन से एंजाइम निकलते हैं, इससे निकलता है पेप्सिन और रेनिनिन। तो पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है और रेनिनिन जो होता है वो बच्चों में प्रोटीन का पाचन करता है। पैंक्रियाज से ट्रिप्सिन और लाइपेज नामक एंजाइम निकलते हैं। ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है और लाइपेज जो होता है वो वसा का पाचन करता है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट है योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन। इसे 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के जरिए स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना की सिफारिश केसी नियोगी द्वारा की गई थी। यह एक संविधानेतर यानी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय था। यह केवल एक सलाहकारी संस्था थी जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती थी। गुलजारीलाल नंदा इसके आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे, गुलजारीलाल नंदा। ठीक है, अशोक चंद्र ने इसे भारत की आर्थिक कैबिनेट की संज्ञा दी थी। इसका प्रमुख कार्य जो होता था पंचवर्षीय योजनाएं बनाना होता था। ठीक है, 1 जनवरी 2015 में
को इसे नीति आयोग में परिवर्तित किया गया था, कर दिया गया था। ठीक है, कौन सी वो थी, इसको योजना आयोग को नीति आयोग में परिवर्तित किया गया। ये कब करा गया, 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट क्या है कि नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, यानी नाफेड, नाफेड क्या है कि ये कृषि उपज के लिए विपणन सहकारी समितियों का एक शीर्ष संगठन है। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को की गई थी। ये मल्टी स्टेट को कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत पंजीकृत है। यह कृषि मंत्रालय के तहत कार्य करता है। नाफेड ऑपरेशन ग्रीन्स के तहत मूल्य स्थिरीकरण उपायों को लागू करने हेतु एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। कार्य जो हैं इसके नाफेड के कार्य हैं कृषि, बागवानी और वन उपज के विपणन, प्रसंस्करण और भंडारण को बढ़ावा देना है और उनको विकसित करना है। ठीक है, कृषि मशीनरी, उपकरणों और अन्य आदानों का वितरण करना है। अंतर्राज्य आयात और निर्यात का व्यापार करता है। इसका मुख्यालय है, नाफेड का मुख्यालय है नई दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट क्या है, वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन। वित्त आयोग, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 280 के तहत हर 5 वर्ष में की जाती है। ठीक है, यह एक संवैधानिक संस्था है। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में किया गया था। अब तक 16 वित्त आयोगों का गठन किया जा चुका है, जिसमें एक अध्यक्ष व 4 अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वित्त आयोग की सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं। आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। इसकी सिफारिश केवल सलाहकारी प्रकृति की होती है। इसके कार्य होते हैं केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करना। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट क्या है, नेक्स्ट फैक्ट है कि प्रमुख पर्यावरणीय कन्वेंशन यानी रामसर कन्वेंशन के बारे में समझते हैं। इसे वेटलैंड्स का कन्वेंशन कहा जाता है। इसे 1971 में ईरान के रामसर शहर में अपनाया गया था, जो कि 1975 में लागू हो गया था। ठीक है, बान कन्वेंशन यह जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर एक सम्मेलन है। इसे 1979 में अपनाया गया और 1983 में इसको लागू कर दिया गया। ठीक है, वियना कन्वेंशन क्या है कि ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। 1985 में इसको अपनाया गया और 1988 में इसको लागू कर दिया गया। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत का क्षरण करने वाले पदार्थों पर एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण प्रोटोकॉल है। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, इसको 1987 में अपनाया गया और 1989 में इसको लागू कर दिया गया। बेसल कन्वेंशन क्या है कि खतरनाक अपशिष्टों की सीमा पार गतिविधियों के नियंत्रण और उनके निपटान से संबंधित है ये। ठीक है, 1989 में इसको अपनाया गया और 1992 में इसको लागू कर दिया गया। ठीक है, जैव विविधता पर कन्वेंशन क्या है कि ये जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित है, जिसे 1992 में अपनाया गया और 1993 में इसको लागू कर दिया गया। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो ग्रीन हाउस और गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है। इसे 1997 में अपनाया गया और 2005 में लागू कर दिया गया। रॉटरडैम कन्वेंशन क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है, अब रॉटरडैम कन्वेंशन को 1998 में अपनाया गया और इसे 2004 में लागू कर दिया गया। कार्टाजेना प्रोटोकॉल, यह जैव विविधता पर कन्वेंशन के लिए जैव सुरक्षा पर एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण प्रोटोकॉल है। इसे 2000 में अपनाया गया और 2003 में लागू कर दिया गया। स्टॉकहोम कन्वेंशन परसिस्ट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स यानी पीओपीज से संबंधित है। इसे 2001 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में अपनाया गया और 2004 में लागू कर दिया गया। नागोया प्रोटोकॉल यह आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच और उनके उपयोग एबीएस से उत्पन्न होने वाले लाभों के उचित और न्यायसंगत बंटवारे से संबंधित है। इसको 2010 में अपनाया गया और 2014 में लागू कर दिया गया। मिनामाता कन्वेंशन क्या है कि पारा के प्रतिकूल प्रभावों से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करना है। इसको 2013 में अपनाया गया था तथा 2017 में लागू कर दिया गया। और किगाली समझौता क्या है कि ओजोन संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन किया गया। इसे 2016 में अपनाया गया तथा 2019 में लागू कर दिया गया। तो वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद और
वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है। ऐसे ही जो प्रीलिम्स फैक्ट्स हैं वो हम लाते रहेंगे आपके लिए, जो कि यूपी ट्रिपल एससी और किसी भी राज्य से संबंधित कोई भी पीसीएस और सबॉर्डिनेट्स जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें प्रीलिम्स फैक्ट्स हैं जो कि किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है। स्टडी विद इंट्रोवर्ट में आज के लिए बस इतना ही। ठीक है। थैंक यू।